जय हिंद दोस्तों। जनरली मैं इस तरीके के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि सर हिस्ट्री के लिए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ए वर्सेस बी किस बुक को चूज किया जाए। तो आज इन सभी डाउट्स को सॉल्व करूंगा मैं, और बिल्कुल बेस्ट आपको बताऊंगा रीसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैं स्टार्टिंग में ही कह दूं कि ये जो बुक्स हैं ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड नॉलेज बेस, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस डिसीजन को लें। वन बाय वन हम सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे, और ये जो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर है। कुछ भी रैंडम नहीं है कि हाँ इस टॉपर ने कह दिया तो हम इसी बुक को रेफर करेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या उस बुक से सॉल्वेबल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये कि अगर उस बुक से सॉल्व हो रहे हैं तो क्या हम उतने पेजेस को पढ़ करके 3-4 बार 5 बार रिवाइज करके एग्ज़ाम में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। एट द एंड वही चीज़ मैटर करेगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ लाइफ में एक सिंपल सा रूल बना लीजिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि अगर आप किसी बुक को उठाते हैं तो अगर आप उसे 3 बार पढ़ करके ख़त्म कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, उसके छोटे माइक्रो नोट्स बना पाएंगे, तभी आपको उस बुक को स्टार्ट करना है। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को। और सब शुरुआत करते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए। तो दो हैं ऑप्शंस आपके पास, या तो आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ लें। मान लीजिए कि आपने 2-3 साल तैयारी में दी है इस एग्ज़ाम को और आपने पहले से ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं। ओल्ड एनसीईआरटीज मैं बता दूं बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं यहाँ पे। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी जो आती है वो है आर.एस. शर्मा की, राम शरण शर्मा जी की, काफ़ी फेमस रिनाउंड ऑथर हैं। इसके बाद अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे यानी मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत की जो किताब आती है एनसीईआरटी के लिए, ऑथर का नाम है, लेखक हैं सतीश चंद्रा। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं। और ये दोनों किताबें आप एनसीईआरटी के तहत देखते हैं, ओल्ड वाली जो पुरानी एनसीईआरटी चलती थी उसके तहत हम इसे ओल्ड एनसीईआरटीज कहते हैं। और ये बुक सबसे ज़्यादा रेफर की जाती थी। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे निकल करके आते हैं अभी भी। 2-3 साल पहले तो बहुत सारे आते थे, अभी भी कुछ एक सवाल है, क्योंकि अभी थोड़ा जो पैटर्न है वो न्यू वाली एनसीईआरटी की तरफ रुख कर लिया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने। बट ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी अभी भी इररिप्लेसेबल हैं। और इसके अलावा अब देखिए, पूनम दलाल दहिया मैम ने एक बुक लिखी एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर। काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। और अच्छी मैं कह रहा हूँ तो मैं किसी बुक को तभी अच्छा कहता हूँ जब मैंने पढ़ा है और उसकी उपयोगिता देखी है। और ये बुक मैं अपने बेस पे कह सकता हूँ कि नो डाउट ओल्ड एनसीईआरटीज़ को रिप्लेस करती हैं। आप ओल्ड एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारण से तो पूनम मैम वाली बुक आप बिल्कुल जा सकते हैं। इवन आपको एक्स्ट्रा इन्फो ही मिलेगी लेकिन कम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दोनों में से जो भी, मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए कि अगर आप न्यू पढ़ना चाह रहे हैं तो मैम वाली बुक के साथ आप जा सकते हैं, बिंदास जा सकते हैं। अगर ओल्ड एनसीईआरटी में वो चीज़ कवर्ड है तो मैम वाली बुक में डेफिनेटली मिलेगी। इसके बाद भी मैं आपको कहूँगा कि एक बुक, मान लीजिए लेट सपोज आपने पूनम मैम वाली बुक पिक करी, तो मुझे एग्जैक्टली पेजेस नहीं ध्यान में है, बट जितने भी होंगे 1000 से तो कम ही होंगे, 600-700 के आसपास होंगे जो जिनका आप बार बार रिवीजन करेंगे। देखिए लेट सपोज अगर किसी बुक में 1000 पेजेस हैं तो आप बार बार जब रिवीजन करेंगे तो इन 1000 का नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर तो वैसे ही बस भूमिका के लिए होते हैं, लास्ट के भी 2-3 चैप्टर वैसे ही होते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ लें कि रिवीजन में आपको कौन किस किस पार्ट का रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि इसके अलावा अगर आप न्यू वाली एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे तो तभी करें, क्योंकि न्यू वाली एनसीईआरटी जो थीम सीरीज़ की एनसीईआरटी हैं उसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, बट केवल फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही इंपॉर्टेंट है यू सिविल सर्विसेज के लिहाज से, क्योंकि जो तीसरा पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। उसके स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर भी अगर आप देखेंगे, इवन सेकेंड चैप्टर देखेंगे तो 1857 का रिवोल्ट है। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं ये आपको ऑलरेडी स्पेक्ट्रम में कवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैसा कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यही बात मैंने कही कि अगर आप इनको कवर कर पाते हैं किसी एक किताब को, मान लीजिए ओल्ड एनसीईआरटी, इसके साथ ही अगर आप देखें तो थीम्स एनसीईआरटी, दैट्स इट। इससे बाहर कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसके बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही, डेफिनेटली मिलेंगे, बट आप उसे कवर नहीं कर सकते। दो क्वेश्चन को चेज करने के लिए आप 1400 पेजेस की किताब नहीं पढ़ सकते हैं। इस बात को आप स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि सारा गेम ही रिवीजन का है। और बहुत सारे और भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे एक बात मैं बता दूं, अगर आप केवल हिस्ट्री के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना अलग अलग एग्जाम्स के,
तो आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। तो प्रीवियस ईयर केवल करने के लिए मतलब ये नहीं कि किसी ने कह दिया, टॉपर ने कह दिया तो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, वैसे आपको नहीं करना है। प्रत्येक ऑप्शन की इन डेप्थ एनालिसिस करनी है, किसी एक टॉपिक को उठा करके देखना है कि क्या अन्य परीक्षाओं में भी इस टॉपिक के ऊपर सवाल आए हैं या नहीं, बट जनरली आते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रीलिम्स में डायरेक्टली एका दुक्का सवाल देखने को मिल जाता है हर 1-2 सालों में, 3 सालों में, और ये आई थिंक 100-200 पेजों में कवर्ड है स्पेक्ट्रम में। तो देख लें, अगर आपके पास टाइम है तो ही कवर करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं अगर कम टाइम है तो। ना बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर ज्योग्राफी में आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपके लिए वरदान साबित होगा प्रीलिम्स के पेपर में। सबसे पहले सभी कहते हैं, और ये कहना ही ये मस्ट है, बिल्कुल मस्ट, ये बुक फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से है क्लास 11th के अंदर। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है, ये इसमें आप जब भी किसी चैप्टर को कवर करें तो उस चैप्टर के टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में ही सॉल्व करें। इसलिए मैंने जब कंप्लीट बुक पढ़ाई है तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाए हैं। इवन थीम्स एनसीईआरटी भी मैंने फ्री में कंप्लीट करी यूट्यूब में, तो वहाँ पर भी हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया था। इसके बाद हम बात करेंगे जीसी लियोंग की। तो आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना है, केवल ये टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपको पढ़ना है लैंडफॉर्म्स, और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जोट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जो कि एक लैंडफॉर्म है, ठीक है। और ये लैंडफॉर्म आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा, जीसी लियोंग की बुक में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट आपको अच्छे से कवर करना है, अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से। हालांकि ये 2 टॉपिक्स हैं, बट वर्ल्ड क्लाइमेट और लैंडफॉर्म्स के मामले में पूरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इससे बाहर भी मैंने प्रीवियस ईयर। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, ये जो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ लैंडफॉर्म आपको जीसी लियोंग की बुक से कवर करना है, इसका मतलब पास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी से बाहर हैं लैंडफॉर्म वाले टॉपिक के अंदर, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हैं और जीसी लियोंग की बुक में हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस रेशनल बेसिस के आधार पर ये बुक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टिल ये आपकी चॉइस है कि आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज करें और अपने एक तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए इन चीज़ों का डिसीजन लें। एटलस मैपिंग, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैपिंग जब आप कवर करें तो ध्यान रखें कि आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। मैपिंग के बहुत सारे लोग लेक्चर्स देखते हैं, बट आई थिंक लेक्चर्स जब आप देखें तो उसके साथ आप एक काम कर सकते हैं कि या तो अपने पास में एटलस रखें या तो प्रिंट आउट निकलवा लें और उन चीज़ों को मार्क करते हुए चलें और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, बिकॉज तभी फ़ायदा है। ये चीज़ें ऐसे तो याद रहने से नहीं। दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में बेयर एक्ट आपको रेफर करना है, किसके लिए? डीपीएसपी के एक एक आर्टिकल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और ये आपको रटने नहीं बैठना है, आपको एक प्रैक्टिस बना लेनी है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको याद होगा सिविल सर्विसेज में 2-3 सालों पहले सवाल पूछा गया था कि अगर कोई वेल्थ का कंसंट्रेशन करता है यानी संग्रहण करता है तो ये हमारे संविधान के किस पार्ट को वायलेट करता है, और ये डीपीएसपी के अंदर था, ठीक है। तो अगर आपको आर्टिकल्स याद हैं तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ऐसे एक तो मैंने उदाहरण लिया, बट ऐसे बहुत सारे सवाल पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको रेलेवेंस समझ आ रहा होगा। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, पंचायत, ये सब टॉपिक्स आपको आर्टिकल के साथ बेयर एक्ट से पढ़ने हैं। दोस्तों अभी रिसेंट के कुछ पेपर्स की एनालिसिस मैंने करी तो मैंने देखा कि जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो बेयर एक्ट से ही सॉल्व हो पा रहे हैं। जैसे लैंग्वेज के ऊपर एक काफ़ी बढ़िया सवाल पूछा गया था, इसमें हिंदुस्तानी वर्ड के बारे में था कि क्या हिंदुस्तानी वर्ड का जिक्र हमारे संविधान में मिलता है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, मिलता है। और ऐसे क्वेश्चन बिना बेयर एक्ट पढ़े सॉल्व करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, अब बात करते हैं कि एम लक्ष्मीकांत सर की बुक की। नो डाउट बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, और मल्टीपल रिवीजन तो करना ही है, बट आपको कुछ टॉपिक की रेलेवेंस समझनी पड़ेगी कि जो टॉपिक 4-5 हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक को प्रायोरिटाइज कर लें। जैसे पार्लियामेंट वाला जो पार्ट है, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही। फंडामेंटल राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, ये अकेले जो है आपके 50 to 60% सिलेबस को, पॉलिटी के सिलेबस को शामिल रखते हैं। इसके बाद हाँ, तो ये मैंने लिखा, ये बिल्कुल मस्ट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। और क्लास 11th की एनसीईआरटी है, और यहाँ से जब आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और इस तरीके के कुछ टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन जब पूछे गए थे तो टर्म्स के क्लियरेंस के लिए ये बुक आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों इकोनॉमी के लिए आप किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह को रेफ़र करें,
आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है सब्जेक्ट में। नो डाउट सभी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है, बट किन्हीं सब्जेक्ट में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स वगैरह हैं वो अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं और आप लिंकेज बना पाते हैं, जैसे अगर लेट सपोज आरबीआई है, अब आरबीआई के काम को आप समझते हैं, जैसे वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट वाला सवाल था, वो एनसीईआरटी के अंदर भी है। बट जब हम इसे पढ़ते हैं तो क्या हम एक बात समझ पाते हैं कि आरबीआई किस रूप में फंक्शन करता है? तो सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी किसी भी टर्म को पढ़ें तो आप खुद से ब्लैंक पेज लेकर के ये लिखने की कोशिश करें या खुद को समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हमारा ना केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बल्कि ये चीज़ें दिमाग में भी बैठ गई हैं। ना बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो देखिए, अगर पर्यावरण में आपने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी है तो आपको इसी को रिवीजन करना है, इसी के कुछ टॉपिक्स को। सारे टॉपिक्स इसमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, तो आप पीएमएफ आईएएस की बुक चेक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बेहतर रिव्यूज़ सुने हैं कि बहुत ही बेहतरीन किताब है, काफ़ी सारे जो है पिक्चर्स वगैरह इसमें एडेड हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इस बुक के विषय में। बट आप किसी भी बुक को रेफ़र करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, और क्लास 12 की बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर्स भी आपको अच्छे से कवर करने हैं एनवायरनमेंट के लिए। दोस्तों, साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में, वो ज़्यादातर जो सवाल हैं वो न्यूज़ में जो रहते हैं टर्म्स, या न्यूज़ में कोई एप्लीकेशन वगैरह है तो उनमें पूछे जाते हैं। बट कई बार जो कंटेम्पररी टॉपिक्स हैं जो 2-3-4 सालों से चर्चा में हैं, उन पे भी सवाल बनता है। इसमें कुछ जो टॉपिक्स रहते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो केवल करंट अफेयर के भरोसे नहीं, बल्कि आप थोड़ा इस पर रिसर्च भी करें। जैसे अगर बायोटेक्नोलॉजी है तो इसमें क्या क्या इमर्जिंग एप्लीकेशंस हैं, अगर नोबेल प्राइज़ मिला है और कोई खास क्षेत्र से संबंधित है, साइंस के किसी बैकग्राउंड से हैं, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा रिसर्च करें। इससे होगा ये कि आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। एंड साइंस जो है ये इंटरेस्ट वाली बात है, इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया तो फिर आपको फिर और डेप्थ में चीज़ों को पढ़ने का मन करेगा, और डेफिनेटली फिर इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स में मैं सीसेट को रियल हीरो घोषित करता हूँ पूरी तैयारी का, कि क्योंकि सीसेट जो है अभी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इसे एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें। ये मत सोचें कि लास्ट टाइम में मैं 1 महीने 10 दिन 20 दिन देख लूँगा। स्टार्टिंग से ही तैयारी करते हुए चलें। जो भी इसके पिलर्स हैं, जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के जो सेक्शन हैं, ठीक है, कंप्रीहेंशन वगैरह, इन सबको आप स्टार्टिंग से ही समझ करके चलें, और प्रीवियस ईयर लास्ट के 7-8 सालों के बहुत अच्छे से करें, एनालाइज करें, और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। जैसे मैथ्स में अगर नंबर सिस्टम है, हर साल सवाल आता है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो वो सारा थीम वाइज कवर करें। जैसे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आता है तो क्या वो क्वेश्चन आपको उस तरीके के सॉल्व हो रहे हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार ख़त्म कर लेंगे सिविल सर्विसेज के सीसेट के, तो जो यूपीएससी के द्वारा इन्हें परीक्षाएं ली जाती हैं, जैसे सीएपीएफ, ठीक है, इनके आप क्वेश्चंस को भी कवर करें, और काफ़ी सारे आप देखेंगे टॉपिक्स डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।